हेलो फ्रेंड्स, डी आर टॉट आर के टॉक्स के एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड्स में हमने मच्छर जनित बीमारियों के बारे में जाना था। उसमें एक मुख्य बीमारी है डेंगू। ये डेंगू बीमारी है, इसने मलेरिया को भी पीछा छोड़ दिया है। 1960 के बाद ये इसमें वृद्धि 30 गुने से ज़्यादा हो चुकी है। ये विश्व के 120 देशों में फैल चुका है। जो मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर है उसके द्वारा फैलता है और पूरे विश्व में 39 करोड़ लोगों को हर साल इन्फेक्ट कर रहा है और करीब 50 लाख लोग इससे अस्पतालों में भर्ती होते हैं और 40,000 लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इससे अपन इसकी सीवियरिटी को जानते हैं कि कितना भयानक रूप ले चुका है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये सीजनल के रूप में है और बहुत सारा कोस्टल एरिया है, वहाँ पे ये पूरी साल से ही पूरे विश्व में फैल चुका है। तो आज हम डेंगू फीवर के बारे में जो मुख्य बातें वो जानेंगे। पिछली बार हमने डेंगू मॉस्किटो के बारे में जाना था। इस बार डेंगू फीवर की जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि डेंगू जो फीवर है वो कैसे फैलता है और कौन से वायरस से फैलता है। तो डेंगू अपन ने बात की थी, जो डेंगू फीवर है वो जो फीमेल एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो है उसके द्वारा फैलता है। जब वो ब्लड सक करता है तो जो उसके जो सलाइवा में जो वायरस है वो ह्यूमन स्किन है उसके नीचे पहुंच जाता है। फिर उसको WBCs हैं, डिफेंस सिस्टम है शरीर का, वो उसको एंगल्फ कर लेता है उस वायरस को और शरीर में वो फैल जाता है। ऐसे करके शरीर के दूर दूर तक शरीर के अंदर फैल जाता है। सबसे पहले WBC में आएगा, फिर वो लिवर में चले जाएगा, फिर शरीर के दूसरे ऑर्गन्स में पहुँच जाता है। ऐसे करके इसका ट्रांसमिशन होता है और इसमें 4 तरह के जो मेन वायरस हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, 4 तरह के सिंगल स्ट्रैंड mRNA वायरस है जो 4 तरह के हैं। 2013 से एक नई वायरस का पता लगा है, वो DN5 है, 5वें उसका पता लगा है। इन तीनों वायरसों में DN2 है वो ज़्यादा सीवियर टाइप की बीमारी फैलाता है। तो जो 2 है वो ज़्यादा खतरनाक तरह का वायरस है। तो अपन इसके बारे में जानते हैं कि मच्छर किस तरह का डेंगू फीवर होता है, वो किस किस तरह का फीवर होता है। तो सबसे पहले माइल्ड टाइप का फीवर है, माइल्ड है। फिर उसके बाद हेमरेजिक फीवर है, फिर उसके बाद डेंगू शॉक सिंड्रोम है। तो 3 तरह की अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं ईजी के तौर पे। सो सबसे पहला माइल्ड वाला है। तो माइल्ड वाले में 80% को तो कोई सिम्टम ही नहीं आता है, तो एसिम्प्टोमेटिक होता है 80% में। फिर कुछ पेशेंट को हल्के लक्षण आते हैं। फिर उसके बाद में डेंगू जो हेमरेजिक है और डेंगू शॉक सिंड्रोम है वो 5% ही क्रिटिकल केसेज में होता है। फिर अपन उसकी जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो ऐसे तरह के 3 तरह का फीवर हो गया, माइल्ड, हेमरेजिक और तीसरा तरह का डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो 3 तरह का ये वायरस हो गया है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं किन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, किन लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। तो सबसे पहले बच्चे, जिनकी एज कम होती है, उनमें ये बड़े आदमी से 4 गुना ज़्यादा खतरनाक तरह का रूप ले लेता है और यह सीवियर इलनेस में बदल जाता है। जैसा कि अपन ने जाना था पहले, माइल्ड में तो एडल्ट्स में कई बार सिम्टोमेटिक भी होता है 80% में, और बाकी में माइल्ड फॉर्म में क्रिटिकल रूप में होता है 5% में, सीवियर टाइप में होता है। लेकिन चिल्ड्रंस में इसकी मात्रा 4 गुना सीवियरिटी बढ़ जाती है। दूसरी है प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो गर्भवती लेडीज़ हैं, उनको भी डेंगू फटाफट क्रिटिकल स्टेज में बदल जाता है या सीवियर फॉर्म में बदल जाता है। और 30 तरह के लोग हैं जो ज़्यादा एजड हैं, ज़्यादा एजड वाले लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको डेंगू इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो सीवियरिटी उसकी बढ़ जाती है। और चौथे तरह के लोग वो हैं जिनको पहले से ही कोई कोमॉर्बिडिटी है, पहले से ही कोई बीमारी चल रही है, जैसे शुगर चल रही है, BP चल रहा है, अस्थमा चल रहा है, कैंसर चल रहा है, या उन लोगों को डेंगू होगा तो वो कई बार माइल्ड से जो सीवियर फॉर्म में या क्रिटिकल फॉर्म में बदल जाता है। तो ऐसे तरह के प्रोन लोग हो गए कि इनको कौन कौन लोगों को परेशान करता है। अब फिर अपन जानते हैं कि कौन कौन सी इसकी बुखार की स्टेज आती हैं। डेंगू फीवर में कौन कौन सी स्टेज आती हैं। सबसे पहले फेब्राइल स्टेज, बुखार की अवस्था आती है। सबसे पहले बुखार की अवस्था आती है, फिर उसके बाद में क्रिटिकल स्टेज आती है, फिर उसके बाद में रिकवरी फेज आता है। ऐसे तरह के इसके 3 फेज आ जाते हैं। तो जैसे आज मच्छर ने काटा, मान लो डेंगू मॉस्किटो ने आज काटा है, तो उसके 3 से 14 दिन के अंदर अंदर उसको बीमारी हो जाती है, उसको लक्षण आने लगते हैं और ड्यूरेशन करीब 2 से 7 दिन हो जाता है। 2 से 7 दिन के अंदर अंदर मरीज़ ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले अपन फेब्राइल इलनेस के बारे में जानते हैं। जैसे बुखारी स्टेज आई, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मरीज़ को बुखार आया, तो बुखार में क्या होगा, उसको
उसकी बुखार तो होगा ही, सिर में दर्द होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा, उल्टी आने लगेंगी, चक्कर आने लगेगा, कभी कभी दस्त भी हो जाएंगे और पेट में भी दर्द उसको हो सकता है। और किसी किसी को स्किन रैशेज या चकत्ता जैसे रैशेज भी उसको आ जाते हैं। फिर उसके बाद में है क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज मतलब ज़्यादा मरीज सीरियस हो जाता है तो उसको अपन कहेंगे क्रिटिकल स्टेज। तो उसमें क्या होने लगेगा, उसमें बीपी डाउन होने लगेगा, प्लेटलेट्स डाउन होने लगेंगी और उसके बाद में उसका कहीं से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, नाक में, मुंह में, पेशाब में, कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग, तो मरीज क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में रिकवरी फेज, जैसे मरीज ठीक होने को होता है, तो जब ठीक होने को होगा तो क्या होगा, उसमें शरीर में खुजली आ सकती है, शरीर में खुजली आना, बेचैनी होना, उल्टी का जी रहना, ऐसे लक्षण उसको रिकवरी फेज में आते हैं। जैसे ठीक होने को होता है तो उसको परेशानी ऐसे आ जाती है। फिर अपन को ये देखना है कि कौन से खतरनाक लक्षण हैं जिनको अपन को सावधान रहना है। मान लो डेंगू उसको पॉजिटिव आ गया, तो ऐसे कौन से खराब लक्षण हैं जिनसे अपन को सावधान रहना चाहिए। सबसे पहला है पेट में दर्द होना। अगर ज़्यादा मात्रा में डेंगू पॉजिटिव है और ज़्यादा मात्रा में पेट में दर्द हो तो ऐसे समझना चाहिए कि वो क्रिटिकल रूप में बदल रहा है या परेशानी वाली बीमारी के रूप में बदल रहा है। फिर नंबर 2 है उल्टी आना। बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टी आना, दवाई से भी कंट्रोल नहीं होना, तो ज़्यादा उल्टी आना ये खराब लक्षण है। फिर उसके बाद में कहीं से ब्लीडिंग होना, जैसे नाक में से ब्लीडिंग होना, पेशाब में, लैट्रिन में ब्लड आना, या जीआईटी हेमरोज कह रहे हैं, जीआई हेमरोज है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज है, तो ये खराब लक्षण में है। फिर उसके बाद बीपी का कम होना, फिर उसको शरीर में बेचैनी होना, शरीर रेस्टलेस हो जाता है, मरीज बेचैन हो जाता है, और कहीं उसका पानी का इकट्ठा हो जाना, पेट में पानी भर जाना, एसाइटिस हो जाना या फेफड़े में पानी भर जाना, तो ये क्रिटिकल स्टेज के लक्षण आते हैं। तो ऐसे लक्षणों के जिसमें पॉजिटिव है तो उसको सावधान रहना चाहिए। फिर अपन कैसे पता लगाएं कि किसी को डेंगू हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जैसे सीबीसी है, कॉमन टेस्ट है, सीबीसी है। अगर उसकी प्लेटलेट डाउन होती हैं तो वो वायरल इन्फेक्शन को शो करता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से उसकी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। और फिर उसके बाद में है जैसे प्लेटलेट्स कम होती हैं तो जैसे ही 50,000 से नीचे पहुंचती है तो वो सीवियरिटी फॉर्म को शो करता है कि सीवियर हो रहा है, और ज़्यादातर 10,000 पे पहुंचने के बाद उसको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो और नाक में ब्लीडिंग या परेशानी आती है, जैसे जैसे प्लेटलेट डाउन होती है तो एक अच्छा साइन है और पता लगाने के लिए तो सीबीसी टेस्ट होना, और हीमोटोक्रिट का घटना या हीमोटोक्रिट का ज़्यादा बढ़ना दोनों ही खराब लक्षण में शामिल है। तो सबसे पहला टेस्ट हो गया सीबीसी। उसके बाद में है फिर एलएफटी, तो जो एमाइनेज है जैसे एजोटीरी, एसीपीटी है, तो उनकी मात्रा बढ़ने लगती है, तो लिवर इन्फेक्शन एक तरह से चालू हो जाता है। तो उसके अपन को सावधान रहना है, कहीं पेशेंट को पीलिया तो नहीं हो रहा है, लिवर में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, एसजीओटी, एसीपीटी बढ़ तो नहीं रही है, लिवर लोड तो नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा पता लग जाएगा एलएफटी से। सीबीसी हो गई, एलएफटी हो गई। फिर उसके बाद में है एंटीबॉडीज़, आईजी एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी। तो आईजीएम एंटीबॉडी है, इनका टाइम 5 से 7 दिन बाद चालू होता है, इनके डिटेक्शन का टाइम 5 से 7 दिन चालू होता है आईजीएम एंटीबॉडी का, और करीब करीब 90 दिन तक शरीर के अंदर ये पॉजिटिव रहती है। और जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चालू होती है, पर टाइम दोनों के अपीयर होने का 5 से 7 दिन है। ये मरीज़ के लिए पैसिव इम्यूनिटी पैदा करती हैं। पर इसमें एक खास चीज़ देखने को ये है कि एक बार पेशेंट को डेंगू हो गया, जैसे मान लो डेंगू 1 का हो गया, वायरस नंबर 1 का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको लाइफ लॉन्ग उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब एक बार ऐसे समझो कि फर्स्ट नंबर का जैसे मान लो वायरस हो गया तो फिर दोबारा उसको पूरी ज़िंदगी में भी डेंगू 1 का इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अदर फॉर्म का उसको हो सकता है, जैसे 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे नंबर का उसको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक ही स्ट्रेन से उसको जो DN1 के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है वो एक ही स्ट्रेन के लिए उसको प्रोटेक्शन देगी। तो ऐसे इसमें ध्यान रखने वाली है। जो मेन जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है RT-PCR। RT-PCR टेस्ट है, उसको डिटेक्शन में टाइम लगता है, रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके डिटेक्शन से ही उसका काम चल जाता है। फिर उसके बाद में है लिवर फंक्शन टेस्ट हो गए, लिवर फंक्शन है, उसका रीनल फंक्शन टेस्ट है, और सपोर्टिव टेस्ट है
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है और सपोर्टिव टेस्ट है वो बाद के लिए है, उसमें ऐड करने के लिए। जैसे क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है, जैसे मान लो उसको पानी फट रहा है फेफड़े में, तो फिर एक्सरे और चेस्ट है वो तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात है। पर अपन मुख्य बात के बारे में जान रहे हैं, ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट में एंटी स्पेसिफिक वायरल ड्रग कोई उपलब्ध नहीं है, केवल जो पैरासीटामोल है वो इफ़ेक्टिव ड्रग है फीवर कंट्रोल करने के लिए। साथ में एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन वगैरह उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद में जो बातें हैं इंट्रावेनस फ्लड, तो मरीज़ को अच्छी तरह से हाइड्रेट होना चाहिए। ड्रिप और बोतल की ज़रूरत इसलिए होती है कि उसको डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए, तो उसके लिए अच्छी तरह से मरीज़ को हाइड्रेट होना चाहिए। वो ज़्यादातर 1 या 2 दिन में ही हाइड्रेशन का टाइम पूरा हो जाता है। फिर उसकी अकॉर्डिंग नीड पे डिपेंड होती है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसका कैसा रहता है। प्लेटलेट्स गिरती है मान लो, तो उसको हो सकता है होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाए, पैक्ड आरबीसी की ज़रूरत पड़ जाए, फ्रोजन प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ जाए, या प्लेटलेट्स की, जैसी मरीज़ की कंडीशन है उसके हिसाब से उसको ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे करके मरीज़ टाइमली उसका ट्रीटमेंट होता है तो वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद में प्रिवेंशन में क्या हो सकता है, अपन कैसे बच सकते हैं इससे, डेंगू फीवर से। पिछली बार अपन ने पिछले एपिसोड्स में जाना था डिटेल में कि कैसे बचा जाए, पर फिर भी अपन फिर दोबारा से जानते हैं कि जहाँ मच्छर पनपता है उसको, अपन ने पहले ही जाना था मलेरिया का मच्छर तो गंदे पानी में पनपता है, लेकिन डेंगू का साफ़ पानी में पनपता है। तो वो ज़्यादातर जो उसका सोर्स घर पे ही होता है, तो अपन को परिंदे में पानी है, मान लो टायर में पानी है, ट्यूब में पानी है, या जैसे किसी गमले में पानी है या बाल्टी में पानी है, पुराना स्टोर हो गया बरसात का, तो उसको साफ़ करें और साप्ताहिक रूप पर चेक करें घर में कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में मॉस्किटो नेट है, रिपेलेंट्स हैं, जो मच्छर भगाने की क्रीम है या कॉइल्स हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खिड़की दरवाजे पे स्क्रीन लगा सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बाद प्रिवेंशन में रुकने के लिए वैक्सीन। तो कई सारी कंट्रीज़ में डेंगू के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है, लेकिन अपने इंडिया में अभी ये वैक्सीन नहीं है। तो आने वाले टाइमों में हो सकता है वैक्सीन और अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे करके आज हमने इस भयावह बीमारी के बारे में जाना है, लेकिन अपन सावधान रहेंगे तो इससे बचा भी जा सकता है, और सावधान रहने पे इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, और अपन खुद भी बच सकते हैं और दूसरे लोगों की बचा सकते हैं। आज का यही संदेश है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।